बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लेक्चर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसमें से आपका पेपर ऐसे आ सकता है, या तो आपसे MCQs पूछ सकते हैं इस लेक्चर में से, या फिर 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, या फिर एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्किप नहीं करना। सबसे पहले इसमें आया भी तो शॉर्ट में से आएगा। ठीक है, इसमें है मैट्रिक क्या होता है। अब मैट्रिक इज़ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन अरेंज इन रो और कॉलम। ये इस तरह से आपके पास होता है मैट्रिक, और उसके अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है, और हमेशा मैट्रिक को कैपिटल वर्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A कैपिटल B या कुछ भी। ठीक है, कैपिटल लिखना है, और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रो एंड कॉलम। रो क्या होती हैं, एक मैट्रिक के अंदर ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं रो, यानी कि हॉरिजॉन्टल यूँ होती है ना, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम कहते हैं रो, और जो यूँ होता है वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये रो और कॉलम की डेफिनेशन है, ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है। अच्छा, द साइज ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक में हम देखते हैं रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मैट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक और एक, दो रो है ना, तो पहले लिखेंगे रो 2, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर आ गया है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल हों। देखिए यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे 3 ही कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, यानी कि सेम है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये देखिए मैट्रिक था पहले, अब मैट्रिसेस आ गया, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक होंगे, 2 मैट्रिक होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे। ठीक है, तो कहते हैं कि बताएंगे कि अगर ज़्यादा मैट्रिक आ जाएँ तो वो हमारे पास कब इक्वल होंगे, तो इसके लिए ये 2 चीज़ें ये करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, सेम डायमेंशन हो और ये मस्ट इक्वल, ऐसे ये। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर एक A मैट्रिक है एक B मैट्रिक है, तो वो तभी इक्वल होंगे जब उसमें ऑर्डर सेम हो, यानी कि रोज़ भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, तभी वो सेम होंगे, और सेम डायमेंशन ये, और एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये देखें, इन दोनों का ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, रो भी 3 और कॉलम भी 3 है, दोनों में 3/3 है, इसका भी और इसका भी 3/3 है। और दूसरी कंडीशन, इसके जो अंदर एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट है ये भी सेम है, तो इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो, ये एक ऐसा मैट्रिक जिसमें एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक, लेकिन जिसमें एक रो हो ऐसे, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक के मैट्रिक को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से होती है, एक मैट्रिक की दूसरे मैट्रिक के साथ और एक मैट्रिक की किसी गिनती के नंबर के साथ। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक है, यानी कि एक मैट्रिक है, अगर होता ना मैट्रिसेस होता ना, तो हम कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। तो एक मैट्रिक को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मैट्रिक को गिनती के किसी भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज करते हैं कि वो नंबर K है और मैट्रिक A है, तो KA निकालना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक है, ये और एक गिनती का नंबर है 5 कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें 5 को 2 के साथ करेंगे तो 2 × 10, और पहली जगह पे लिख देंगे 10। ठीक है, फिर इस 5 को हम -3 के साथ करेंगे तो -15, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह फिर हम 5 को 4 के साथ करेंगे तो 20, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक के मैट्रिक। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस आ गया है, यानी कि 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है, सीज यानी कि 2 मैट्रिक, ES लग गया, ES। ठीक है, हाँ, अब 2 मैट्रिक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक A मैट्रिक है एक B मैट्रिक है, तो इनको ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को उठाना है और प्लस इस एलिमेंट को लिखना है, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखिए 2 + 4। ठीक है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम अपने दूसरे को करना है, तो दूसरे के लिए -1 को 7 से करेंगे, तो ये देखें प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने सबको करना है, 0 को 9 के साथ जब करेंगे तो 0 और 9 प्लस होकर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबको करते जाना है, और एंड पे आपके पास क्या बचा है, -5 और 2 बचा है, और -5 और 2 आ जाएगा लास्ट में, और इसको हम जब करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने सबको मैट्रिक को ऐड कर लेना है। अच्छा जी, राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक एज सम ऑफ 3 कॉलम मैट्रिक। कह रहे हैं कि ये आपके पास एक मैट्रिक है,
मैं आपको बताती हूँ ये क्या कह रही है। सिंगल कॉलम मैट्रिक लिखना है। कॉलम मैट्रिक यानी कि ऐसा एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक लिखना है एज सम ऑफ 3 कॉलम वेक्टर्स। ये सम है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है तो यहाँ पे देखें, आपके पास क्या मैट्रिक है, एक मैट्रिक है ना, तो इसको 3 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस सिंगल मैट्रिक को। तो इसको इलाग करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखें, एक है टी स्क्वायर और देखें यहाँ पे जो पहला कॉलम हम जनरेट करते हैं ये वाला, ठीक है, इसको 3 में लिखना है ना, 3 का सम लिखना है, तो दरमियान में आपने प्लस प्लस लिखना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए पहला मैट्रिक लिया और इसका पहला एलिमेंट लिखा, इसका भी पहला लिखा और इसका पहला कुछ भी नहीं है, टी स्क्वायर वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है, यानी कि टी स्क्वायर वाला कॉलम लिखना था, तो 3 टी स्क्वायर ये टी स्क्वायर वाला लिखा, ठीक है, लिख लिया। अब हमने दूसरा क्या लिखना है, टी वाला, ठीक है, तो टी वाला लिखना है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे टी वाला कुछ भी नहीं है, तो टी इस यहाँ पे 0 और यहाँ पे टी वाला क्या है 7t, तो 7t लिखा, ठीक है, यहाँ पे टी वाला 5t है तो 5t लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड कॉलम जनरेट करना है, तो थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, टी स्क्वायर भी लिख लिया है, टी भी लिख लिया है, तो ई की पावर टी लिखेंगे, ठीक है, तो -2 ई की पावर टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई की पावर टी में कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है, ये 3 हमने कॉलम जनरेट कर लिए। अब हम इनमें से कॉमन लें कि यहाँ पे आंसर लिखने की बात है, यहाँ से बस ये कह रहे हैं कि टी स्क्वायर वाला लिया, टी वाला और ई टी वाला इलाका लिया बस। अच्छा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक और एडिशन ऑफ मैट्रिक सेम होती है, ठीक है, बस जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही हम दरमियान में माइनस का साइन लगा के माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए ये कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। उसके बाद मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, पहले एक मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन थी गिनती के नंबर के साथ, अब मैट्रिसेस की यानी कि 2 मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो यहाँ पे देखें ये 2 मैट्रिक हैं ए और बी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है और फिर बी ए निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल, इसका क्या मतलब है कि अगर पॉसिबल है यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो, एक की रो और दूसरे के कॉलम बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी रोज़ हैं 2, यहाँ पे कितने कॉलम हैं 2, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें पहले तो दोनों मैट्रिक को इकट्ठे लिख लिया, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहली रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये, और प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट 7 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, यानी कैसे पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और फिर हम करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम से और फिर यहाँ पे कोने में लिख देंगे, ठीक है, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दरमियान में प्लस प्लस लगाएंगे, यहाँ पे देखें ये प्लस प्लस प्लस, इसको सॉल्व आउट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने बी ए को फाइंड आउट करना है और देखना है कि आया दोनों के आंसर सेम है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है, इसके अंदर एलिमेंट चेंज है, तो हम कहेंगे कि ये नॉट इक्वल है। इसी तरह आपने दूसरी एग्जाम्पल को भी कर लेना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है, ये अ मैट्रिक ए ऑर्डर n क्रॉस n देन इट कैन बी वेरीफाइड दैट i क्रॉस a निकालो या a क्रॉस i निकालो तो a ही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक आइडेंटिटी। जैसे ये हमारे पास i है, ठीक है, 2x2 कॉलम की आइडेंटिटी है, ये 3x3 की है, इसी तरह ऑर्डर होते हैं इसके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs पूछते हैं, ये आइडेंटिटी है 2x2 की, ठीक है, ये आइडेंटिटी है 3x3 की। उसके बाद कहते हैं बी ये मैट्रिक है, देन बी आई इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू बी, ये आपने प्रूव करना है। तो देखें बी आई निकाला है ना, तो बी मैट्रिक यानी कि ये वाला मैट्रिक लिखना है और आई मैट्रिक यानी कि 1 0 0 1 ये वाला लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कर लेते हैं। अच्छा, इन्हें यहाँ पे किया हुआ नहीं है, ये खुद से आपने करना है, मैं ये आपको करवा देती हूँ, या इसको स्किप कर देते हैं, खुद आपने कर लेना है। अच्छा, जीरो मैट्रिक और नल मैट्रिक। जीरो मैट्रिक या नल मैट्रिक का मतलब होता है खाली मैट्रिक, ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ये सारे जीरो मैट्रिक है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ठीक है। ये भी MCQs में पूछ सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक है।
एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि 3 मैट्रिक आ जाएं, ठीक है ये, और इसका ए बी सी था ना पहले, तो बाद में जाके क्या हो ए बी, और इसमें ब्रैकेट चेंज होती है, ऑर्डर वही होता है, पहले 2 पे ब्रैकेट होती है और फिर अगले 2 पे। अब इसमें क्या है, साइन कुछ भी नहीं है, प्लस होता तो प्लस के लिए होती है और मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अलग अलग करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ए बी प्लस सी अलग अलग था, तो इस ए को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को सी के साथ करेंगे, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रीमार्क। ये वाला रीमार्क आपको अच्छे से समझ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ए बी सी डी मैट्रिक है आपके पास और आपने चेक करना है, ठीक है, कि आपस में इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आंसर सेम आएंगे। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 3 दोनों के सेम आएंगे। इन्हें सॉल्व आउट नहीं किया, इन्हें डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक, एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट को कहते हैं मॉड भी कहते हैं, डी ई टी ऑफ ए भी कहते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जी ये मैट्रिक है 3/3 मैट्रिक और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में पेपर आता है डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन। 2/2 का भी आ सकता है, 3/3 का भी, 4/4 का भी, ठीक है। आपने अच्छे से करना है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ए मैट्रिक है ये आपके पास। तो डिटर्मिनेंट निकालने का क्या मतलब होता है, पहली रो को लिखते हैं बाय, 3 को बाय लिखा और इसके करस्पॉन्डेंट जो एलिमेंट होते हैं उनको काट के जो अंदर बचते हैं ना ये वाले, इनको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस के बाद अब रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसको एक्सपेंड करें तो 6 को ले लेंगे और फिर 6 के करस्पॉन्डेंट जो वो काट देंगे और जो बच जाएंगे वो यहाँ पे ये 2 और -1 और 1 और 4, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस आ जाएगा, अब तीसरे को एक्सपेंड करेंगे 2 को ये, और फिर ये और ये काट जाएंगे और उसके करस्पॉन्डेंस ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे और 18 आ जाएगा। मैट्रिक का ट्रांसपोज क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ये। उसके बाद एक मैट्रिक का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे देखें ये पहली रो थी ना, तो ठीक है, इसको पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। बस ये ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आया भी तो शॉर्ट में आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम करते हैं ए इनवर्स बी, ठीक है। एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है, और ये एक मैट्रिक है बी जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को ए से, तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि आंसर आपके पास आई आ जाए, यानी कि हमारे पास 0 1 1 0 आ जाए, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि ए बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक ए, ठीक है। और इसको लिखते कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक। सिंगुलर मैट्रिक क्या होता है, देखें अगर हम एक मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये देखें ये एक मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और आंसर हमारे पास सॉल्व आउट करके कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेना है और उसका आंसर देखना है क्या आया है। अगर तो उसका आंसर आ गया 0, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक। लेकिन अगर हमारे पास आंसर 0 ना आया, यहाँ पे कुछ और आ गया गिनती का नंबर 1 2 3, तो हम कह देंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। बाकी वही है, डिटर्मिनेंट लेके बताना है। उसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक। अच्छा, किसी भी एलिमेंट के माइनर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक है n क्रॉस n। अच्छा, माइनर कैसे निकालेंगे कि ए बिलोंग टू ए, यानी कि जो कैपिटल ए, यानी कि जो ये मैट्रिक ए है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं ए आई जी उसके अंदर आ रहा है, इसका ये मतलब है। और उसका डिटर्मिनेंट अब लेंगे n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रोज एंड jth कॉलम ऑफ फ्रॉम ए, यानी कि ए मैट्रिक से जब हम ith रो और j कॉलम को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जो उसको कहेंगे। देखें इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसकी रो और कॉलम बराबर हैं, ठीक है। और माइनर क्या है, माइनर ऑफ 3 इज़ बिलोंग टू ए,
ठीक है। 3 कहाँ पे है? M12। देखें M12 का क्या मतलब है? पहली रो। M12 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। यानी कि यहाँ पे ये जहाँ पे 3 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो माइनर, ठीक है, ऑफ 3 है। ठीक है, 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर है, वो कहाँ पे है? M12 पे है। और M12 उसको अगर हम निकालें, फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा? तो सीधी सी बात यहाँ पे देखें, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये वहाँ पे 1 2 और 0 1 आ जाएगा और 0 5 आ जाएगा। ये इसको हम कहते हैं माइनर। इस चीज़ का ऐसे निकालते हैं माइनर। फिर 1 2 और 0 5 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस 0, 5 माइनस 2 0 0 डैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद को फैक्टर ऑफ मैट्रिक क्या होता है? किसी भी मैट्रिक के को फैक्टर निकालें तो यहाँ पे देखें, वही एक सिंगुलर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर सेम है और CIG कॉलम डोनेट द को फैक्टर। ठीक है, AIG बिलोंग टू वही, इसमें भी वही चीज़ ऊपर वाली आएगी लेकिन साथ -1 आ जाएगा। ये देखिए, जो चीज़ आपने ऊपर कैलकुलेट किया ना वही करेंगे और साथ आप -1 की पावर I प्लस जे लगा दोगे, ये चीज़ आ जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझा दी ऊपर माइनर वाली, और को फैक्टर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन भी आता है, असाइनमेंट आपकी अक्सर जो आती रहती है 1 असाइनमेंट, उसमें यही कहते हैं कि को फैक्टर फाइंड आउट करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक है ये, और इसके आपने को फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और को फैक्टर कहाँ पे? जहाँ पे 3 बिलोंग टू A का है। अब देखें, आपका जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया 5 नंबर का तो वो कहेंगे कि इस पूरे का को फैक्टर फाइंड आउट करें, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट आपको कह रहे हैं कि जहाँ पे 3 है उसका को फैक्टर निकालें, यानी कि एक एलिमेंट का, जबकि आपको निकालना सब का है पेपर में अगर आया 5 नंबर का। तो यहाँ पे देखें 3 बिलोंग टू A, कह रहे हैं कि जहाँ पे ये जो A मैट्रिक है इसके अंदर एक जगह पे 3 है। कहाँ पे 3 है? यहाँ पे है। इस वाले मैट्रिक का को फैक्टर निकालना है, यानी कि आपने इस चीज़ का निकालना है। तो ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मीट यहाँ पे करें तो 3 आ जाएगा, यानी कि C1 2 पे ये आ रहा है। तो इसका को फैक्टर हम निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? -1 I प्लस जे। आई क्या है? कौन सी रो है? फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो I प्लस जे ये आ जाएगा, और डॉट इसका MIJ को फैक्टर निकाला है। अब को फैक्टर हमने ऊपर निकाला था, आपको अगर याद हो, ऊपर अभी ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वही ऊपर वाली एग्जांपल उठा के नीचे लिख दिया। तो इसका आंसर आया था 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस फार्मूले को आपने देखना है, -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, I प्लस जे इनके 1 प्लस 2 और डॉट MIJ अब आपके पास क्या है? ये जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया है 5। ठीक है, और -1 की पावर 3 डॉट 5। तो किसी भी नंबर की पावर ऑड हो, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 ऑड है, तो और साथ माइनस हो तो माइनस ही आता है, तो -5 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा -5। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं? ठीक है, ये 9th क्लास की 1.6 एक्सरसाइज में भी ये इसका पूरा डीपली कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइन ऑफ A, यानी कि किसी मैट्रिक का एडजॉइन लेंगे और उसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट का तरीका भी बता दिया है, एडजॉइन का तरीका भी बता दिया है, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल हुई तो हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, फाइंड इफ पॉसिबल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। अच्छा, बताएं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। ठीक है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यस पॉसिबल है। अगर तो यहाँ पे 0 आता था तो बात ही ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ये MCQs भी आता है। ठीक है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें A इन्वर्स है और एडजॉइन ऑफ A डिवाइड बाई A मॉड। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, A एडजॉइन ऑफ A ये, और A मॉड आपके पास 2 आ गया, तो 1/2 लिखा है, नीचे लिखा A मॉड। अब एडजॉइन ऑफ A कैसे निकला है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एडजॉइन में हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इनको एक्सचेंज करते हैं। ऊपर 1 था और नीचे 10 था, तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइन में। और जो ये वाली साइड होती है इसकी साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस था तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइन आ गया
और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ए का इन्वर्स, ठीक है। ये सॉल्व आउट हो गया ए का इन्वर्स। बस ये चेक नहीं करने की ज़रूरत, वही बस देखें ये वही ऊपर वाली एग्जांपल आ गई है, बस वैल्यू चेंज है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0 आ गया, तो बात ख़त्म होगी, इसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये एक मैट्रिक है, बताना इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका आंसर सॉल्व आउट करके 12 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यस, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। फिर अब ये आप सोच रहे होंगे ये 3/3 मैट्रिक का इन्वर्स कैसे लेना है, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया को फैक्टर, तो वही आपने को फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक था ना, पहले एक का लिया था, यहाँ पे कितने हैं, एक रो में 3, 6 और 9, ठीक है। 9 को फैक्टर आपने निकालने, ये देखना है, ये सारे 9 को फैक्टर निकालिए आपने, इनके आंसर को आपने लिख लेना है और डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट से, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, ये एक फंक्शन है, मैट्रिक है, ठीक है। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे देखिए xt का डेरिवेटिव लेना है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे d ऑफ xt या फिर x डैश ऑफ t, ठीक है। x डैश ऑफ t यहाँ पे ने रिप्रेजेंट किया, तो sin 2t का सबसे पहले लेते हैं। sin 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, sin का होता है cos t, और 2 भी साथ है तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2 cos 2t आ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। उसके बाद है 3et, 3et का डेरिवेटिव वही होगा, e3t ही होगा, लेकिन 3 पावर है तो 3 स्टार्ट में भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने लेना है 8t माइनस 1, 8t का 8 हो जाएगा और -1 का 0 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 - 0 8, ठीक है। ये आ गया डेरिवेटिव। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो वही काम करना है, sin 2 t dt है, तो साइन की डेरिवेशन होती है, इंटीग्रेशन होती है cos 2t, ठीक है। sin t की हो जाएगी cos 2t और डिवाइडेड बाय -1/2 + 1/2, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने 3et की निकाल लेनी है और इसकी भी निकाल लेनी है इंटीग्रेशन। कह रहे हैं कि ये आपके पास सम है, तीन सम है, उनको एक सिंगल फॉर्म में लिखना है, इकट्ठे करके लिखना है। जैसे ऊपर आपने एक को 3 फॉर्म में लिखा था, अब 3 को एक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसी तरह ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 एंड हो गया। आई होप कि ये लेक्चर आपको जैसे समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।